नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मोहित कुमार जैन, प्राथमिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय बड़खुई से उपस्थित हूँ आज की ऑनलाइन कक्षा लेकर। ये ऑनलाइन कक्षाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसमें मैं आपके समक्ष कक्षा 5वीं की हिंदी का पहला अध्याय राख की रस्सी लेकर उपस्थित हूँ। राख की रस्सी तिब्बत की एक लोक कथा पर आधारित है। तिब्बत कहाँ है, ये आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि तिब्बत है कहाँ, जहाँ की हम लोक कथा आज पढ़ेंगे। ये देखिए, ये अपना मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में ये जबलपुर है। यहाँ जबलपुर संभाग से हम एक कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। जबलपुर से काफी दूर ये देखिए, ये जबलपुर है और यहाँ से काफी दूर ये है तिब्बत, जो कि चीन देश में आता है। इस तिब्बत की ही एक लोक कथा है राख की रस्सी। तो राख की रस्सी देखते हैं। पढ़ने से पहले हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें पूरी कहानी है, जो कि आपको आशा करता हूँ बहुत पसंद आएगी। तो चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं। ओके। राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर-दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। क्यों 100 बोरे? वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मगर मैं ये सब कैसे? अच्छा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। चल बेटा, चल। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। क्या करूं? अब कहां से लाऊं मैं इतने बोरे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। कौन? क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? वो लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब मैं क्या करूं? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। हाँ? मैं इसका हल निकाल देती हूँ। सच? हाँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। ये लो। अरे, इतने बोरे! बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। हाँ? अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। दोबारा? हाँ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर 100 बोरे? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई। अरे, आ गई तुम? अरे तुम? उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, हाँ, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। हाँ?
बेटे ने लड़के के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। हाँ। हम्म। लड़की ने एक शर्त रखी। मैं रस्सी बना तो दूंगी, क्या? हाँ, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। हाँ। गले? लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़के की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। ये लीजिए, राख की रस्सी। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्यों? बोलो। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो मैंने दिखाई वो बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी वास्तव में ही बहुत अच्छी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाठ दिया है राख की रस्सी, इसकी कहानी पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम एक एक शब्द पढ़ेंगे और पूरी कहानी का कुछ हिस्सा हम आज ले रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद फिर हम एक एक वाक्य लेंगे और इस कहानी को समझेंगे। इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों को मैंने रेखांकित किया है, जिसके अर्थ मैं आपको बताऊंगा और उनको आपको याद करना होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा सादा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को
100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। यहाँ हमने एक एक शब्द पढ़े हैं। आप लोग इसका प्रयास कीजिएगा जिससे कि आप प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण कर सकें। अब हम एक एक वाक्य एक साथ पढ़ेंगे और इस कहानी का अर्थ समझेंगे। ये कहानी है राख की रस्सी, जिसकी आप कहानी देख चुके हैं। अब हम इसको एक एक वाक्य पढ़ेंगे और समझेंगे। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे। मंत्री कौन थे? लोनपो गार। और राजा कौन थे? तिब्बत के 32वें राजा थे सोनग सैन। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वे अर्थात मंत्री लोनपो गार, कोई उनके सामने टिकता ना था, यानी कि वो इतने चालाक और होशियार थे, इतने हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब का अर्थ होता है कि आप किसी बात का तुरंत उत्तर दें। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, आप उसका तुरंत उत्तर दें, तो उसे कहते हैं हाजिर जवाब होना। कोई उनके सामने टिकता ना था, यानी कि उनसे कोई भी जीत नहीं पाता था बातों में। चैन से जिंदगी चल रही थी और उनका जो जिंदगी थी, उनकी लाइफ थी, अच्छे से गुजर रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनको चिंता सताए रहती। क्या चिंता थी, देखते हैं। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। उसका कारण यह था, उनकी चिंता का कारण यह था कि वो जो उनका लड़का था, बेटा था, वो बड़ा होता जा रहा था, लेकिन वो अभी भी भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। जो होशियारी चालाकी उसको छूकर नहीं गई थी, अर्थात
कि वो बहुत ही भोला था और उसको चालाकी या होशियारी समझ में नहीं आती थी। लोनपुकार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपुकार को लगा कि अभी तो वो अपने बच्चे के साथ है, अपने बेटे के साथ है, लेकिन जब उसके बाद उसके बेटे का काम कैसे चलेगा, वो कैसे अपनी जिंदगी आगे काट पाएगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। लोनपो गार ने क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें दी, 100 भेड़ें दी और उन्हें कहा कि इनको लेकर आप शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। यानी कि आपको भेड़ों को ना तो मारना है और ना ही उन्हें बेचना है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। यानी कि आपको क्या कहना है, इनको ले जाना है और इनको वैसे का वैसा ही वापस लाना है, लेकिन 100 जौ के बोरों के साथ। अब वो 100 जौ के बोरे कैसे खरीदता, उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। अच्छा, आगे क्या बोलता है वो, कि वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यानी कि अगर आप भेड़ों के साथ 100 के जौ के 100 बोरे लेकर नहीं आए तो वो आपको घर में नहीं घुसने देंगे। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना का अर्थ होता है भेजा। उन्होंने अपने बच्चे को शहर की तरफ भेज दिया। लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। यानी कि जौ के 100 बोरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए तो थे ही नहीं। उसने तो भेड़ दी थी और भेड़ ना तो हम बेच सकते हैं ना ही मार सकते हैं। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब वो सोचता है और सड़क किनारे बैठ जाता है कि आखिर इसका क्या किया जाए, कैसे घर जाया जाए और जौ के 100 बोरे हम कैसे खरीदें। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हल अर्थात यानी कि उसका समाधान, समस्या का समाधान उसके समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, हल जो है अनेकार्थी शब्द है। हल के दो अर्थ होते हैं। एक हल तो वो है जो कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है, ऐसा उपकरण रहता है जो कृषि कार्य में, खेती के कार्य में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे हल का अर्थ है समस्या का समाधान। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। अब वो इतनी देर से बैठा है तो वो बहुत दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी क्या होता है कि अचानक एक लड़की आती है उसके सामने। वो बोलती है उससे, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। क्या बोलती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपुगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपुगार के बेटे ने अपनी पूरी बात जो थी, जो उसके पिताजी ने उसे भेजा था, पूरी बात उसे कह दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। लड़की क्या बोलती है कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, इसमें तो दुख होने की कोई बात ही नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। यानी कि मैं इस समस्या का समाधान निकाल लेती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। भेड़ों के ऊपर जो बाल लगे रहते हैं उससे क्या होता है, हमें ऊन मिलती है। तो लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। बताइए लड़की ने कितना अच्छा काम किया। भेड़ों के बाल उतारे, उसे बेच दिया और जौ के 100 बोरे खरीद कर, जो उसे रुपए मिले थे उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। यानी कि उसके पिता ने उसे भेजा था और शर्त भी लगाए थे, तो अब तो उसके पिता जरूर खुश होने थे। ये सोचकर वह घर गया। मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपबीती का मतलब जो घटनाक्रम उसके साथ घटा बाजार में, शहर में, वो उसने अपने पिताजी को बताया, लेकिन उनके पिताजी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वे उठकर अब कमरे से बाहर चले गए। यानी कि जब वो बता रहा था वे उठे और कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, यानी दूसरे दिन उसे बुलाते हैं बेटे को और कहते हैं, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। यानी कि वो क्या कहते हैं कि जो आपने भेड़ों के बाल उतारे और उसे बेचा वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया है। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। यानी कि अब तो वो बाल भी नहीं बेच सकता, बाल तो बेच दिए और शर्त वही है, ना भेड़ों को मार सकते हैं ना बेच सकते हैं, बाल थे तो बाल भी उतार लिए। तो अब वो उनके साथ बाजार जाना है और जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना है। आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इस अध्याय को हम कुछ वीडियो में समाप्त करेंगे। तो
अगले भाग में हम अगली कहानी पढ़ेंगे। ये कठिन शब्दार्थ जो पाठ के बीच में मैंने रेखांकित किए हैं, इनके अर्थ देख लीजिए। हाजिर जवाबी, मैंने आपको बताया हाजिर जवाबी का अर्थ होता है किसी बात का जवाब तुरंत देना। होशियारी का अर्थ होता है बुद्धिमानी। रवाना का अर्थ होता है भेजना। समस्या अर्थात कठिनाई, कोई हल निकालना। हल निकालने का अर्थ क्या होता है? समस्या को सुलझाना या कठिनाई को दूर करना। आप बीती, अपने साथ हुई कोई घटना सुनाना या बताना। चलिए अब मैं आपको पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दूंगा, उसके आपको उत्तर देने होंगे जो कि मैंने अभी पढ़ा है उसी में से। तो पहला प्रश्न है, यह लोक कथा किस स्थान पर आधारित है? तो जैसा कि मैंने आपको पाठ के आरंभ में ही बताया था, यह लोक कथा तिब्बत पर आधारित है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, तिब्बत के 32वें राजा का नाम क्या था? ये भी पाठ के शुरू में ही था, आरंभ में ही था। क्या था? राजा सोनग वसैन गाम्पो। तिब्बत के 32वें राजा का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत के 32वें राजा का नाम राजा सोनग वसैन गाम्पो था। तीसरा प्रश्न है, राजा सोनग वसैन के मंत्री का नाम क्या था? तो आपको मंत्री का नाम तो याद ही होगा, पाठ में कई बार आया हुआ भी है। राजा सोनग वसैन के मंत्री का नाम लोनपो गार था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लोनपो गार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें देकर शहर भेजा? तो लोनपो गार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें देकर शहर भेजा था? तो आपको पता है 100 भेड़ें देकर, यानी कि 100 भेड़ें उसने लोनपो गार ने अपने बेटे को दी थी और शहर भेजा था। पांचवा प्रश्न है, लोनपो गार के बेटे ने क्या बेचकर जौ के 100 बोरे खरीदे? तो ये भी आपको पता है, लोनपो गार के बेटे ने भेड़ों के बालों को उतारा और उनको बेचकर जौ के 100 बोरे खरीदे। चलिए आपने पाठ पढ़ा, इसका प्रयास कीजिएगा, एक एक शब्द को बोलिएगा और उसका सही उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। जो मैंने कठिन शब्दार्थ बताए हैं उनको याद कीजिएगा। तो आपका गृह कार्य मैं आपको देता हूं जो आपको आज कहना है। कठिन शब्दार्थों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो मैंने आपको कठिन शब्दार्थ लिखाए हैं, बताए हैं, उनको आप अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए जो कि पाठ में ऐसे वाक्य ना आए हुए हैं। दूसरा है, तिब्बत के, ये आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है तो इसको आपको स्वयं ही कहना है, ये आपके पाठ में से आया हुआ है। प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो इसमें आपको बताना है का तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। आपको यह बताना है कि तिब्बत के जो मंत्री थे वो अपने बेटे के बारे में चिंतित रहते थे, उसके भोलेपन से। तो तुम्हारे विचार से वो किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे, यानी कि उसके भोलेपन से और क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको सोचकर जो तिब्बत के मंत्री थे वो परेशान रहते होंगे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती या होते तो क्या उपाय करते या करते? यानी कि अगर आप होते तिब्बत के मंत्री की जगह पे तो आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को कैसे उसके भोलेपन से उबारते, या और कोई उपाय जो आप करना चाहते वो क्या करते? तो यह गृहकार कीजिएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अभी पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस नामक महामारी फैली हुई है। इस विषाणु से बचने के लिए कुछ उपाय मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इनका पालन करें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।